देखो, चैप्टर का नाम है कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस प्रेडिक्शन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते क्या है? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रेस का मीनिंग क्या है। डिस्ट्रेस का मीनिंग है सिकनेस। जैसे अगर हमारा तबीयत खराब होता है और हम सिक हो जाते हैं, तो हमारा कोई रीजन होता है कि हम बीमार पड़े। जैसे कि हमारे बॉडी में कोई चीज का कमी हो गया, या फिर हमने कुछ ऐसा खा लिया है जो हमें नहीं खाना चाहिए था, या हम बाहर चले गए हैं, या फिर वेदर चेंज। बहुत सारा रीजन होता है ह्यूमन बीइंग के सिकनेस का। वैसे ही एक कॉर्पोरेट का, एक कंपनी का भी बीमारी का रीजन होता है, डिस्ट्रेस का, सिकनेस का रीजंस होता है। तो एक कंपनी का सिकनेस बीच बीच में कंपनी को मेजर करते रहना पड़ता है, प्रेडिक्शन करते रहना पड़ता है। अगर वो ये प्रेडिक्शन नहीं करेगा तो हो सकता है अचानक से उसका कंपनी बंद हो जाए। इसलिए हर कंपनी अपने कंपनी का सिकनेस को, डिस्ट्रेस को प्रेडिक्ट करता रहता है। प्रेडिक्ट करना मतलब पहले से ही सोचना, पहले से ही। जैसे वेदर फोरकास्ट होता है, वेदर प्रेडिक्ट होता है कि आज बारिश होगा या नहीं। तो बेसिकली कॉर्पोरेट का डिस्ट्रेस को हम लोग यहाँ पे मेजर करना सीखेंगे, प्रेडिक्ट करना सीखेंगे कि कितना क्या हाल चल रहा है कंपनी का। तो बेसिकली कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस का रीजन क्या है? हो सकता है हम लोग जो मटेरियल मंगवाते हैं वो बहुत हाई कॉस्ट में मंगवाते हैं, या फिर जो लेबर लोग प्रोडक्टिविटी, लेबर का प्रोडक्टिविटी है वो बहुत खराब है। मतलब एक लेबर को कम से कम 10-20 प्रोडक्ट बना लेना चाहिए एक दिन में, तो वहां पे एक लेबर से 5 या 6 प्रोडक्ट ही बनाता है। तीसरा है बहुत हाई वेस्टेज होता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन होता है तो उस बीच लेबर लोग का बहुत बहुत वेस्टेज करता है वो लोग सामान का। फोर्थ रीजन हो सकता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विदाउट मार्केट सर्वे। हमको पता भी नहीं है मेरे गुड्स का मार्केट में डिमांड है या नहीं, हम बनाते जा रहे हैं। जैसे अगर अभी कोई विंटर क्लॉथ बना रहा है इंडिया में, तो डेफिनेटली उसका प्रोडक्ट वेस्ट होगा, क्योंकि अभी कोई विंटर क्लॉथ नहीं खरीदेगा। उसी तरह विंटर में हमें जानना जरूरी है कि किस तरीके का सामान बाहर लोग खरीद रहे हैं। तो अगर हम विंटर में कॉटन क्लॉथ बना रहे हैं तो वो वहां नहीं चलेगा। तो अगर प्रोडक्शन के पहले ये जानना जरूरी है कि हम लोग किस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में बनाना चाहिए, जो जो जिसका मार्केट में डिमांड हो। फिर फिफ्थ आता है पुअर कस्टमर सर्विस। पुअर कस्टमर सर्विस होता है जहां लोग सामान बेच देने के बाद आफ्टर सेल्स सर्विस नहीं देते। जैसे अगर मेरा सामान खराब हो गया तो हम किसके पास जाएं? ऐसा कोई है ही नहीं कस्टमर सर्विस सेंटर, या कहीं कोई नंबर ही नहीं है जिसमें हम अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। तो उन सारे केसेस में कस्टमर सर्विस अच्छा नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं कस्टमर सर्विस नहीं है इस चीज का, हम लोग इसका सामान नहीं खरीदेंगे। जैसे जिन मोबाइल कंपनीज का कस्टमर केयर नहीं है, कस्टमर केयर सेंटर नहीं है, सर्विस सेंटर नहीं है, उसका कोई मोबाइल नहीं खरीदना चाहता। क्यों? क्योंकि सोचता है अगर ये मोबाइल खराब हो गया तो क्या हो। तो ये सारे रीजंस है एक कंपनी अगर डिस्ट्रेस हो रहा है, सिकनेस में जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि ये डिस्ट्रेस को हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कैसे, मतलब कौन से मॉडल से? तो इसका दो मॉडल है। पहला है यूनिवेरिएट मॉडल और दूसरा है मल्टीवेरिएट मॉडल। यूनिवेरिएट मॉडल होता है जिसमें सिर्फ एक रीजन हम लोग ढूंढते हैं और प्रेडिक्ट कर देते हैं। मतलब सिर्फ वही रीजन है, मतलब इसमें से कोई एक रीजन उठाएंगे, बोलेंगे क्योंकि बहुत वेस्टेज हो रहा है इसलिए कंपनी खराब हो रहा है। यूनिवेरिएट मॉडल में सिर्फ एक रीजन ही ढूंढते हैं, बट मल्टीवेरिएट मॉडल में हम लोग बहुत सारा रीजन को ध्यान में रखते हैं। सिर्फ एक रीजन से किसी का कंपनी खराब नहीं होता, बहुत सारा रीजन होता है कंपनी खराब होने में। तो हम लोगों के सिलेबस में यूनिवेरिएट मॉडल नहीं है, हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ मल्टीवेरिएट मॉडल है। मल्टीवेरिएट मॉडल किसने डेवलप किया था, ये मॉडल किसने निकाला था? एडवर्ड आई ऑल्टमैन। इसलिए इस मॉडल को हम लोग ऑल्टमैन्स मल्टीवेरिएट मॉडल भी बोलेंगे। अब ये जो ऑल्टमैन ने इसे निकाला है, इसलिए इसका नाम है ऑल्टमैन्स मल्टीवेरिएट एनालिसिस। और इसको किस बेसिस पे करते हैं? मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, एमडीए, ये इसका नाम है। तो बेसिकली ऑल्टमैन ने ये रिसर्च या स्टडी किया कैसे था? ऑल्टमैन ने 33 फेल्ड कंपनी लिया था, फेल्ड फर्म लिया था जो डूब चुका था, और 33 नॉन फेल्ड कंपनी लिया था जो डूबा नहीं था। मतलब डिस्ट्रेस होने के बाद 33 कंपनी डूब गया, और डिस्ट्रेस होने के बाद 33 कंपनी अपने आप को डूबने से बचा लिया।
तो ये उन 33 कंपनी को लिया, उन 66 कंपनीज के ऊपर 22 रेशियो अप्लाई किया। हम लोग रेशियो चैप्टर में बहुत सारा रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं। उन सारे कंपनीज के ऊपर इन्होंने 22 रेशियोज को यूज किया। रेशियो से सारे कंपनी का सारे तरीके का रेशियो निकाला, करेंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और भी सेवरल रेशियोज को इन्होंने निकाल कर इन्होंने उसके ऊपर स्टडी किया। बट हम लोग बेसिकली वो सारा रेशियो तो नहीं कर सकते, वो तो उनका रिसर्च था। तो हमें उन 22 में से टॉप 5 रेशियो दिया गया है, और हमारे सिलेबस में नहीं होता है, किसी के भी सिलेबस में नहीं होता है। उन्होंने 22 रेशियो लेके रिसर्च किया था, बट स्टूडेंट को सिर्फ 5 रेशियो याद रखना पड़ता है। तो हमें जब एग्जाम में सम मिलेगा, सिर्फ 5 रेशियो पे फोकस करना है, और कोई रेशियो पढ़ के ही नहीं जाना है। तो ये 5 रेशियो से हम क्या पता कर सकते हैं? कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन, कंपनी का अर्निंग्स, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कि कितना प्रॉफिट करता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश पोजीशन कैसा है, कंपनी के हाथ में कितना कैश हर वक्त होता है। जैसे अगर मेरे पास हर वक्त घर पे 10,000 रुपया रहता है, तो मेरा लिक्विडिटी पोजीशन है 10,000 रुपए का। उसके बाद बोल रहा है सेल्स जनरेटिंग एबिलिटी, पता चलता है कि हम कितना सेल कर लेते हैं जनरली। उसके बाद फिनेंशियल लिवरेज मतलब इंटरेस्ट का रिस्क, फिनेंशियल रिस्क जिसे हम लोग इंटरेस्ट का रिस्क कहते हैं। तो लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट का रिस्क बना रहता है। तो ये 5 चीज हम लोग कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके लिए इन्होंने जेड स्कोर डेवलप किया है। जेड स्कोर कहते हैं ये जेड फॉर्मूला को। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है, मतलब कैसे पता करेंगे कंपनी डिस्ट्रेस्ड है या नहीं है, कंपनी अभी सिक है या नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने ये फॉर्मूला डेवलप किया है। ये फॉर्मूला हमें लर्न करके रखना है, इसी से होगा। इन्होंने 2 मॉडल डेवलप किया था, एक 1968 में और एक इसके बाद। एग्जाम में प्रॉपर मेंशन करता है कि 1968 क्या फंक्शन से करो, तो हम लोग 1968 का ये वाला फॉर्मूला लेंगे। जब वो वाला ईयर मेंशन करेगा तो उसका फॉर्मूला लेंगे। तो याद रखना होगा 1968 में इन्होंने ये फॉर्मूला निकाला था। ये फॉर्मूला क्या है? z इक्वल टू 1.2x1 प्लस 1.4x2 प्लस 3.3x3 प्लस 0.6x4 प्लस 1.0x5। ये सारे नंबर्स फिक्स्ड हैं, ये हमें लर्न रखना है, ये फॉर्मूला है। z का मतलब होता है मल्टीपल इंडेक्स फंक्शन, क्योंकि मल्टीपल वेरिएट एनालिसिस है, मतलब इसमें बहुत सारा फैक्टर ले रहे हैं हम लोग, तो इतना सारा फैक्टर ले रहे हैं, तो z सभी का मिक्सचर है, इसलिए मल्टीपल इंडेक्स है। x1 तो अब कैलकुलेट करना होगा, 1.2 तो दिया हुआ है, इंटू करने के लिए इसमें कोई नंबर चाहिए, तो x1 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट्स। x2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स बाय टोटल एसेट्स। रिटेन्ड अर्निंग ये सब हम लोग को सब कुछ कहाँ मिलेगा? कंपनी के बैलेंस शीट से। इसके बाद x3 है, x3 हम लोग निकालेंगे EBIT बाय टोटल एसेट्स। x4 है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट्स। x5 का फॉर्मूला है सेल्स बाय टोटल एसेट्स। ये सारा करके हम लोगों का कुछ कुछ अब एक फिगर निकलेगा, किसी में 2.9 आएगा, किसी में 1.8 आएगा, ऐसा करके हम लोग को बहुत सारा अमाउंट मिलेगा, 3 मिलेगा, 1.6 मिलेगा, ऐसा कुछ भी हम लोगों का अमाउंट आ सकता है। तो उसको लेकर करना क्या है? उसको लेकर हम लोग पहले z कैलकुलेट, ये x1 x2 ये सब का वैल्यू पुट करके हम लोग z निकालेंगे। z का वैल्यू अगर 2.99 से भी ज्यादा आया, मतलब वो कंपनी एक नॉन बैंकरप्ट कंपनी है, मतलब वो कंपनी एकदम ठीक है, वो नॉन फेल्ड फर्म है। पर अगर z का वैल्यू 1.81 से भी कम आया, इसका मतलब वो एक बैंकरप्ट कंपनी है, उसका हालत बहुत खराब है, वो फेल्ड कंपनी है। और अगर z स्कोर का वैल्यू 1.81 और 2.99 के बीच में आया, इसका मतलब उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो बैंकरप्ट भी है, नॉन बैंकरप्ट भी है, उसको लेकर अभी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, कुछ और सोचना होगा। डिस्ट्रेस एनालिसिस से उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। इस एरिया को, जो ये एरिया होता है, इसका जो डिस्टेंस होता है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं ग्रे एरिया। ये नाम दिया गया है, अगर कोई कहता है हम ग्रे एरिया में है, मतलब वो मिक्सचर है फेल्ड और नॉन फेल्ड का, तो ग्रे एरिया इसको एक टेक्निकल टर्म दिया गया है। मतलब
अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो दूसरा रिवाइज्ड जेड स्कोर था जो दोबारा उन्होंने निकाला था, दैट इज इन 1983। पहला निकला था हम लोगों का 1968 में और दूसरा निकला था 1983 में। इसमें इन्होंने दोबारा से जेड स्कोर को दोबारा रिवाइज किया था, तो इस बार इसका वैल्यू इन्होंने चेंज करके और ये रख दिया। बाकी x1 x2 x3 और x5 का फॉर्मूला भी इन्होंने सेम रखा है, फॉर्मूला को भी इन्होंने चेंज नहीं किया है। जो x1 x2 और यहाँ पर x3 और x5 का फॉर्मूला था वही है। सिर्फ x4 का फॉर्मूला में यहाँ पर था मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, उन्होंने इस प्रेफरेंस शेयर को हटा दिया, सिर्फ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी रखा। और नीचे था बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट, सिर्फ टोटल डेट था। और यहाँ पर बाद में इन्होंने पूरा टोटल लाइबिलिटी ले लिया। तो ये फॉर्मूला सिर्फ x4 की वजह से चेंज हो गया और ये सारा डिजिट्स जो था वो शुरू का चेंज हो गया। बाकी x1 x2 x3 और x5 बिल्कुल सेम है। और एनालिसिस का भी इन्होंने रूल चेंज कर दिया। उसमें था 2.99 से ज्यादा हुआ तो वो नॉन फेल्ड है, इसमें 2.9 से ज्यादा है तभी वो फेल्ड है, नॉन फेल्ड है। और 1 पॉइंट उसमें था 1.81 से कम है तो वो फेल्ड है, इसमें 1.23 से वो कम है तो वो फेल्ड है। ये बाकी जितना ये मिड में आया तो ये ग्रे एरिया है। इतना क्लैरिटी हम लोग को सम के बीच में मिलेगा जब सम करेंगे। तो अभी पहला सम हम दिखाते हैं। इलस्ट्रेशन 16 में बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, बैड पास्ट लिमिटेड कैलकुलेट ऑल्टमैन्स जेड स्कोर एंड कमेंट। अगर हम लोग को कुछ भी, हम लोग को फॉर्मूला देखकर समझ में आना चाहिए कौन से ईयर का सम है। जैसे कि देखो, बाकी फोर्थ नंबर को देखो, नीचे बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट दिया है, तो ये 1968 का है। 68 का ना। अगर ये 1983 का होता तो नीचे टोटल लाइबिलिटी होता। तो इतना तो हम लोग क्लियर है कि ये 1968 वाला मॉडल है। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहला काम है इलस्ट्रेशन 16 लिखेंगे। सबसे पहला काम होगा हम लोग मेंशन कर देंगे इन 1968 ऑल्टमैन जेड स्कोर मॉडल। अब मेंशन करना होगा हर बार। हाँ, इसके बाद जेड का फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे जो मैंने दिया था, दैट इज 1.2x1 प्लस 1.4x2 प्लस 3.3x3 प्लस 0.6x4 प्लस 1.0x5। ये हमें सबसे पहला काम होगा, हम लोग फॉर्मूला लिख लें। दूसरा, x1 x2 सब का वैल्यू इस सम में हम लोगों को गिवन दिया है, जैसे कि परसेंट के फॉर्म में दिया है, बट हम लोग इसको डेसिमल में ले जाएंगे। तो x1 है 0.25, x2 है हमारे पास 0.30। इन सबको 100 से डिवाइड कर दे रहे हैं क्योंकि परसेंट का साइन हटा रहे हैं। फिर x3 है 0.15, x4 है हमारे पास 0.15 और उसके बाद नहीं 1.5, x4 है 1.5 और x5 है हमारे पास 2 टाइम्स दिया है, मतलब 2। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, हमारे हमने सारे परसेंट वाले फिगर को 100 से डिवाइड कर दिया। 100 से डिवाइड करने से सबका परसेंट का साइन हट गया। अब हम लोग इसी फॉर्मूला में सिर्फ सबको बैठा देंगे। इलस्ट्रेशन 19 में बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिलेटिंग टू अ कंपनी कैलकुलेट ऑल्टमैन्स जेड स्कोर एंड कमेंट ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी। तो इसमें हम लोग को बहुत सारा आइटम दे के रखा है, पर इसमें हम लोगों को ये नहीं बता रहा है कि एग्जैक्टली x1 x2 ये सब है क्या। तो इस सब में हम लोग को सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा बात देखो, यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर दिया है, एकदम नीचे मार्केट वैल्यू दिया है। मार्केट वैल्यू देखते ही हम लोग को पता होना चाहिए कि ये 1968 वाला फॉर्मूला है जो हम लोग पहले लिखे थे, क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी गिवन है। तो पहला वाला जेड स्कोर के हिसाब से हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का काम है सारे एक्स को निकालना। तो इसको करेंगे कैसे, देखो इलस्ट्रेशन 19।
हाँ, तो अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले Z का फॉर्मूला लिखेंगे। 1968 वाला है क्योंकि सब में मार्केट वैल्यू दिया हुआ था, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, मतलब ये 1968 का फॉर्मूला है। तो हम लोग यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 1.2x1 प्लस 1.4x2 प्लस 3.3x3 प्लस 0.6x4 प्लस 1.0x5। पर इस समय प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को x1 x2 ये सब कुछ भी गिवन नहीं है, तो x1 निकालना पड़ेगा। x1 का फॉर्मूला हम लोग के पास है, इसका फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट्स। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे, वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट्स। तुम लोगों को फुल फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म यूज एग्जाम में नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल बाय टोटल एसेट्स। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल पहले निकालना होगा, वर्किंग कैपिटल की जगह लिख सकते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है। और टोटल एसेट्स मतलब सब में जितना एसेट्स दिया है हम लोग सबको प्लस कर देंगे। तो क्या क्या एसेट दिया है? फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। फिक्टिशियस एसेट कभी नहीं लिया जाता है। फिक्टिशियस एसेट होता है वो एसेट जो रियल में कोई एसेट है ही नहीं। तो कभी भी टोटल एसेट में फिक्टिशियस एसेट को नहीं लेंगे। तो फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। अब इसका हम लोग आराम से वैल्यू बैठा देंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये 1 लाख और ये 5 लाख। तो अगर 1/5 करेंगे तो हम लोग का मतलब 1 लाख बाई 5 लाख करेंगे तो 0.2 हम लोगों का आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग का x1 का फॉर्मूला आ गया। अब इसी तरह आगे करेंगे x2 को। x2 का फॉर्मूला भी हम लोगों को पता है। x2 का रिटेन फॉर्मूला था अर्निंग बाय रिटेन टोटल अर्निंग्स एसेट्स। बाय टोटल एसेट्स। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं 5 लाख, तो यहाँ पर 5 लाख होगा। रिटेन्ड अर्निंग मतलब होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो देख लेते हैं किस नाम से दिया है। यहाँ पे हम लोगों को दिया है जनरल रिजर्व और पीएल। तो जनरल रिजर्व और पीएल मिलाकर बनता है रिटेन्ड अर्निंग्स। तो जनरल रिजर्व प्लस पीएल यहाँ पर लिखेंगे, जनरल रिजर्व प्लस पीएल, इन दोनों को मिला के हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। तो हम लोग का जनरल रिजर्व का फिगर है 75,000 और पीएल का हम लोग का फिगर है 50 लाख, 50,000 बाई 5 लाख, 1,25,000 जीरो डिवाइडेड बाई 5 लाख। तो हम लोग का आ पॉइंट टू जाएगा फाइव 0.25। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा x3। x3 का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ईबीआईटी बाई टोटल एसेट्स। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ईबीआईटी बाई टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स अगेन हम लोग के पास 5 लाख है, पर हमें चाहिए ईबीआईटी। ईबीआईटी के लिए अर्निंग बिफोर टैक्स दिया हुआ है, तो इसके हेल्प से हम लोग को ईबीआईटी निकाल लेना होगा। कैसे निकालेंगे? छोटा सा एक टेबल बना लेंगे। ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट आता है पीबीटी। पीबीटी का मतलब ही होता है ईबीटी, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स हम लोगों को सम में ऑलरेडी दिया हुआ है 1,30,000। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाए तो ऊपर का भी ईबीआईटी आ जाएगा। इंटरेस्ट हम लोग का कैसे आएगा? यहाँ पे हम लोगों को डिबेंचर दिया हुआ है, डिबेंचर का अमाउंट है 2 लाख। 2 लाख का 10% इंटरेस्ट होता है, तो 2 लाख का 10% दैट इज 20,000। तो इधर होगा 1,50,000। 1,50,000 से अगर 20,000 माइनस करते हैं तो 1,30,000 ही आएगा। ये हम लोग चेक कर लें। ठीक है। तो हम लोग का ईबीआईटी आ गया 1,50,000। तो यहाँ पे बैठा सकते हैं 1,50,000। अब इसको सिंपली हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 0.3।
X4 का हम लोगों का फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट। तो पूरा फॉर्मूला पहले लिख लो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं नीचे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर दिया है 15 और मार्केट, अच्छा ईच इक्विटी शेयर दिया है, हमको पूरा इक्विटी शेयर का चाहिए। तो हम लोग के पास पहले कितना था, 2 लाख इक्विटी शेयर था, 2 लाख रुपीज का इक्विटी शेयर था, एक एक शेयर का दाम 10 रुपया था। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे आएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 10। मतलब पहले हम लोगों के पास 20,000 इक्विटी शेयर था, अब 20,000 का एक एक का दाम हो गया 15 रुपया। तो मार्केट वैल्यू कैसे आ जाएगा, 20,000 इंटू 15 प्लस प्रेफरेंस शेयर का भी नंबर कैसे आएगा, इस 1 लाख से हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1000, 1000 इंटू 150। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट। डेट बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट यही जो डिबेंचर का अमाउंट है 2 लाख। अच्छा, ये जो हम लोग टोटल डेट यहाँ पे बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो टोटल डेट का मतलब होता है टोटल बाहर का उधार, बाहर से हम लोग कितना उधार लेके रखे उसको टोटल डेट कहते हैं। तो डिबेंचर प्लस करंट लाइबिलिटी होता है टोटल डेट, डिबेंचर प्लस करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसको एक बार, डिबेंचर प्लस करंट लाइबिलिटी। तो इससे याद रहेगा, तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो 3 लाख आएगा प्लस 1,50,000। डिबेंचर था 2 लाख का, करंट लाइबिलिटी था 1 लाख का। इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का x5 का फॉर्मूला है सेल्स बाय टोटल एसेट्स। तो अगेन हम लोग को सेल्स गिवन है 10 लाख, तो हम लोग सेल्स ले लेंगे 10 लाख का, और टोटल एसेट्स हमारे पास गिवन है 5 लाख, तो ये आ जाएगा 2। अब हमारे पास सारा फिगर है, हम नॉर्मली z निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे रेक्टिफाई कर लो, यहाँ पर रिटेन अर्निंग का मतलब होता है जनरल रिजर्व प्लस पीएल माइनस फिक्टिशियस एसेट। तो इससे फिक्टिशियस एसेट माइनस भी होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको रेक्टिफाई कर लेंगे, जनरल रिजर्व प्लस पीएल माइनस फिक्टिशियस एसेट। तो यहाँ पे 75,000 प्लस 50,000 माइनस 25,000, क्योंकि सम में फिक्टिशियस एसेट दिया हुआ है 25,000। तो उस हिसाब से हम लोग का 1 लाख बाई 5 लाख इक्वल टू 0.2 आएगा।